बाद मैं जो हमारे प्रोग्राम के अशोक ढौड़े साहब की तरफ से जो विश्वास उड़गी साहब आए हैं, विश्वास उड़गी साहब इस देश के एक ऐसी चीज में एक्सपर्ट है जिसको आज इस देश की जरूरत है, यानी इकोनॉमी। विश्वास उड़गी साहब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है, एक अच्छे बैंकर्स है। उसी के साथ वो कामगार संगठन संयुक्त पूर्ति समिति के जॉइंट सेक्रेटरी भी है और हर इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और ये किसानों का जो एजिटेशन था उसमें भी बहुत आगे थे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो आए और अपने विचार आपके सामने रखें। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर श्रोतागण, आज का जो विषय है कि जो ड्रैकोनियन लॉज इस देश में बने हैं और लोगों का जो डिसेंट दबा देने के लिए जो एक कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। और इसलिए आज का जो यूनाइटेड, वी हैव टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मुद्दा लेकर अभी दो जो वक्ताओं ने आपके सामने रखा, तो आमतौर पर तो हम ये जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड के तहत ये बहुत सारी चीजें क्रिमिनल्स लोगों के लिए बनाई है, लेकिन मौजूदा सरकार 14 से हम लोग देख रहे आम आदमी को कुचलने के लिए इन कानूनों को इनोसेंट लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वो मुद्दा बन गया है और इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड और इनजस्टिस इस स्टेट की तरफ से थोपा गया हम लोगों पर। कानून का गलत इस्तेमाल, फर्जी इस्तेमाल स्वयं स्टेट मशीनरी कर रही है, इसलिए वो चिंता का विषय है। मैं कोई एडवोकेट तो हूं नहीं, इसलिए दो भाषण जो हो गए वो दलितों के अधिकारों पर, मुसलमानों के अधिकारों पर, जो आंदोलन करते हैं उनके अधिकारों पर यूएपीए लगाना, सेडिशन लॉ एप्लीकेबल करना वगैरह वगैरह हुआ। इन दोनों को सुनने के बाद मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो डॉक्टर अशोक ढौड़े आने वाले थे। वो अखिल भारतीय किसान आंदोलन के नेता है और संयुक्त किसान मोर्चा के वो नेता थे। आज वो मद्रास चले गए। मैं तो उनको सुनने आया था, लेकिन जन आंदोलनांची संघर्ष समिति और कामगार संघटना संयुक्त कृती समिति, इसमें भी हमने काम किया है और संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से सपोर्ट भी किया है। पिछले 26 नवंबर का जो स्ट्राइक हुआ, इस 26 को 1 साल हो गए। 1 साल भर में जो आंदोलन मजदूरों ने और किसानों ने लगातार किया, उसमें से एक तो मामला हल हो गया, वो है 3 जिसको कहते हैं कृषि विरोधी कानून। कृषि व्यवस्था के विरोधी 3 कानून थे, वो कानून रद्द कर दिए गए। एक बहुत बड़ी लड़ाई सक्सेसफुली वन बाय द संयुक्त किसान मोर्चा। साथ साथ 4 लेबर कोड को भी खत्म करने की बात थी, वो नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने की है और शायद 28 तारीख को एक नेशनल स्ट्राइक, तीसरी स्ट्राइक होने जा रही है। लड़ाई जारी है, लेकिन बहुत सारे सवाल किसान आंदोलन के दौरान हमने देखे जो डिसेंट को दबाने की कोशिश सरकार ने की। हमने देखा कि पंजाब से लोग आए, दिल्ली तक आने नहीं दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे वायलेशंस खुद सरकार की पुलिस, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो या पंजाब की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है। ये सारी पुलिस दमन यंत्रणा इन किसानों के खिलाफ इस तरीके से खड़ी की गई, वो किसान आए भी नहीं। आखिर दिल्ली के बॉर्डर में, सभी बॉर्डर में वो आए, हजारों नहीं लाखों के तादाद में वो आए और वो आते आते उन्होंने जो फेस किया वो सारा स्टेट रिप्रेशन था। 2014 से जितने भी आंदोलन हमने देखे, चाहे वो रोहित वेमुला जो हैदराबाद उस्मानाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसका कत्ल हुआ, वहां से लेकर जेएनयू तक
या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां पर भी स्टूडेंट्स पे जो एक अत्याचार किया गया, झूठे इल्जाम, झूठे मुकदमे, आंदोलन कुचलने के लिए स्टेट मशीनरी दमन यंत्रणा जो इस्तेमाल करती है, डिसेंट दबाने की, चाहे वो युवा हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, दलित हो, सभी डिसेंट दबाने की, इसके लिए ये सारे लॉज का गलत इस्तेमाल स्टेट ने किया, उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। किसान आंदोलन एक ऐसा मसला है कि जो पूरे साल भर में लोग अपने फैमिली के साथ वहां पे आए, लाखों की तादाद में बैठे, उनको हर तरीके से वहां से भगाने की कोशिश की गई, उनको बहुत सारी गालियां सुनानी पड़ी। सिर्फ गालियां नहीं, सारे लॉज उनके खिलाफ, दमन यंत्रणा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। ये सारा वायलेशन जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई किसानों ने, मजदूरों ने। अंतिमतः एक विजय तो मिल गई, मोदी को झुकना पड़ा। हमको सबक यही है कि हमने पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी को झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। और मेरा एक स्टेटमेंट है, मैंने एक वीडियो तुरंत उसी दिन में इश्यू किया जब कानून रद्द किए गए, मैक्स महाराष्ट्र पे है वो, की मोदीच्या भाजपच्या पराभवाची आणि मोदींच्या पराभवाची सुरुवात आहे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डिफीट ऑफ योगी एंड मोदी। तो 2022 तो नजदीक है। We have to raise the voice against all these oppressive methods, but dissent has to be shown properly. मजदूरों की लड़ाई अभी जारी है क्योंकि 4 लेबर कोड को अभी रद्द करना बाकी है। रद्द नहीं करेंगे वो, क्योंकि मजदूर अपने फैमिली के साथ वहां पे जाकर बैठ नहीं सकता, उसके पास जमीन नहीं है, दूसरे दिन उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो एक साल तक लड़ाई नहीं कर पाएगा। वो एक साथ आके स्ट्राइक कर पाएगा। स्ट्राइक करते रहो, फिक्र नहीं इस गवर्नमेंट को। यहां पे एक अलग मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये इन इकोनॉमिक लॉज जो है जिसका हिस्सा लेबर लॉज है, क्योंकि क्रिमिनल लॉज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले 2 भाषण, आपका मैं ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि इस देश ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, और वो वुमेन्स राइट भी है, दलित राइट्स भी है, आदिवासी राइट्स भी है, चाइल्ड राइट्स भी है। इनको खत्म करने के लिए नए लॉज बनाए गए, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। We have to raise our dissenting voice against all such oppressive laws of last 7 years. उसी का एक हिस्सा ये 4 लेबर कोड है जो 44 कानून को रद्द करने के बाद जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। 3 फॉर्म लॉज ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसलिए वो रद्द किए गए। उसको कॉन्टेस्ट किसी और ने किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमको विश्वास ही नहीं, क्योंकि हमको पूछकर आपने कानून नहीं बनाया, कानून आपने बनाया, हम नहीं मानते, इनको रद्द करो। लेकिन बाकी के सारे कानून के बारे में ये कहने वाला है कौन? हम तो मजदूर ये नहीं कह सकते, ना बैंक एम्प्लॉय, ना LIC एम्प्लॉयज, ना GIC एम्प्लॉयज, ना स्टील एम्प्लॉयज, ना कोल एम्प्लॉयज, ना ऑयल एम्प्लॉयज, कोई भी नहीं, ना रेलवे एम्प्लॉयज। हम सारे इंडस्ट्रीज में जितने भी नाम मैंने गिनाए, ऑल द लॉज आर अंडरगोइंग चेंज। और सभी लॉज में जो बने हैं कानून पिछले 7 में, वो एक ऐसा क्लॉज होता है, दिस कैनॉट बी कॉन्टेस्टेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे पार्लियामेंट्रियंस राज्यसभा में, लोकसभा में चंद है, लेकिन कुछ तो चिल्लाते हैं। मैंने एक बार जयराम रमेश को राज्यसभा में बोलते हुए देखा, हाल ही में जो नेशनल एसेट बैड बैंक के नाम से जो लॉ आया, वो बैड बैंक के नाम से, तो उसको तो पब्लिश भी नहीं किया गया, वो संस्था स्थापन हो गई। उसको कहा गया कि यू कैनॉट चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
जब सारे 26 बैंकों के 12 बैंक बने, कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं, और 12 बैंकों के भी 3 या 4 बैंक बनेंगे, अब वो कानून इस वक्त पेश होने वाला था, दैट इज डिस्ट्रॉइंग द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। नाम कुछ अलग होगा लेकिन मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। वो नहीं ला पाए, वो नहीं ला पाए। तो वो बैड बैंक वाली बात, वो एक तो नेशनलाइज्ड बैंक है, और दूसरी बात नेशनलाइज्ड बैंक जो है उसको प्राइवेटाइज करने की बात आ रही है। These are the two contradictory things। लेकिन इस देश में आप यूएपीए समझ सकते हो, सीडिशन लॉ समझ सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक लॉस के बारे में इतना कुछ बोला नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, सोचा भी नहीं जाता। बट ऑल दीज इकोनॉमिक लॉज आर किलिंग योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स विच इज कमिंग फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारा जीने का हक आपको मिला है 1950 के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। वो सारे जितने भी लॉज बने हैं जो हमें जीने का हक देने वाले हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे आरोग्य का हो, चाहे निवारा का हो, चाहे और कोई भी लॉज हो, नौकरी का हो, रोजगार का हो, एंटायर पब्लिक सेक्टर हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मेरा मुद्दा यह है, इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? ये जो इकोनॉमिक लॉज है अबाउट वेरियस सेक्टर्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसको मैं इकोनॉमिक लॉ कह रहा हूं, चाहे वो रेलवे का हो, स्टील हो, ऑयल हो, कोल हो, एलआईसी हो, जीआईसी हो, क्या एलआईसी का आईपीओ ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो है हमारा नागरिक का, क्या हम अभी सोच सकते हैं इस बारे में? हम सिर्फ यही सोचते हैं, हमको यही कहा गया कि आईपीओ अगर मार्केट में आता है तो 25% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कम हो जाएगी और लोगों के हाथ में शेयर्स आएंगे, शेयर का भाव मार्केट में चढ़ते जाएगा, 60,000 का 70,000 सेंसेक्स बनेगा तो एलआईसी का शेयर आपके हाथ में होगा, आप अमीर बन जाओगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो एलआईसी है उसका डिस्ट्रक्शन होने की शुरुआत हो गई है, ये तो कोई भी नहीं कहता है। LIC belongs to the people of India, GIC belongs to the people of India, banks belong to the people of India. All the laws which have been made after 1950, it is the property of all the people of India. That means it is a public sector. एक नाम है नेशनलाइजेशन, दूसरा नाम है सरकारीकरण। लेकिन जब वो चेंज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो क्या इन इकोनॉमिक लॉस के डिस्ट्रक्शन के बाद मेरे जीने का हक जब छीना जा रहा है, मेरी रोजगारी खत्म होती है, मैं नौकरी से निकाला जा सकता हूं, मुझे मेरी मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स इन कानून के जरिए मिला है वो सारे खत्म हो जाएंगे। आर वी नॉट टू शाउट अगेंस्ट इट? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ा सक्सेस लिया है, हासिल किया है। क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं? अगर करना है तो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक सिखाया हमको, यू हैव टू टेक द मिशन यूपी, यू हैव टू टेक द मिशन उत्तराखंड, जहां पे बीजेपी की सरकार ने, इस देश की केंद्र सरकार ने ये जो कानून के जरिए जुल्म डालने की बात की है, बैंक नेशनलाइजेशन हो उसको रद्द करने की बात, एलआईसी का आईपीओ की बात, जीआईसी कानून रद्द करने की बात, रेलवे को बेचने की बात, 6 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन खड़ा करने की, मतलब मेरे हाथ में 1,000 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो मैं लीज पे दे दूंगा और सिर्फ 6 लाख करोड़ रेंट जमा करूंगा। Are we going to allow it? It is your property which is going to be leased out for a petty 6 lakh crore, and that too for what? That too to cover your deficit finance. आप इस देश को चला नहीं पा रहे हो, इसलिए देश की संपत्ति बेच के आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कवर करोगे। दिस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें आपके ह्यूमन राइट वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन,
जिंदगी जीने के अधिकार, मूलभूत अधिकारों पर गदा आती है कि नहीं आती है, ये सोच जब तक आप नहीं बनाओगे। आईपीसी के बारे में सब लोग जानते हैं, इन चीजों के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर ढवड़े जी संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में बोलेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे और कहीं मौका मिलेगा, लेकिन आज ही मौका मिल गया तो ये मुद्दा मैं रखता हूं। डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस इन सारे डिस्ट्रक्शन ऑफ जो पब्लिक सेक्टर है, इसमें से आपके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू मी, ह्यूमन राइट इज वुमेन राइट्स एंड वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ये दोनों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा, ये उनका धर्म बन गया है और उनके लिए ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है। So bad economics is their good politics according to them, but it is destroying the national property। और इसलिए अगर इस देश में 70 साल में जो कुछ बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉज बने हैं, संसद में लॉज बने हैं, आज संसद के बाहर जाके एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्डिनेंस निकाल के जो कुछ हो रहा है वो डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन एंड वुमेन राइट्स, ये वायलेशन हमको रोकना पड़ेगा। और इसलिए हमको बहुत अच्छी तरीके से सोच के एक बहुत बड़ी ब्रॉड आघाड़ी बना के, मजदूर हो, किसान हो, बुद्धिजीवी हो, इकोनॉमिस्ट हो, पत्रकार हो, सब मिलके एकजुट होके हमको सिर्फ एक दिन की साइक नहीं करनी है, तो कंटिन्यूसली कैंपेन करके जब तक हम 2022 में योगी और मोदी को हरा नहीं पाएंगे, तब तक हम 2024 को योगी और मोदी को हरा नहीं पाएंगे। बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी, मूविंग टुवर्ड्स द फैसिज्म। We have to defeat the fascism and we have to protect the democracy. Then only we will be able to protect our human rights। ये मेरा एक मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है। छोटे समय में, कम समय में मुझे इतना ही बोलना था क्योंकि मुझे वक्त की पाबंदी रखना है, लेकिन ये सारी बातें हम बहुत गली गलियों में जाके बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी बस्ती बस्तियों में जाके हमको एक सोच बनानी पड़ेगी, मजदूरों को, किसानों को, आम आदमियों को, तब जाके मोदी और योगी को हम घर बिठा सकते हैं। क्योंकि हमको फैसिज्म के खिलाफ लड़ना है, हमको सोच बनानी है कि हमको डेमोक्रेसी को बचाना है और फैसिज्म से लड़ाई करना है। इसलिए मेरा वोट और मेरा नोट दोनों इस्तेमाल करते वक्त विल हैव टू बी डिफीटिंग द फैसिज्म, ये हमारा एक एम होना चाहिए, because they are trying to destroy us। So before they destroy us, we must destroy them in every election। एक साथ आएंगे, बीजेपी के खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई एकजुट के साथ आगे लेके जाएंगे, तभी जाके हमारे राइट्स बच सकते हैं। धन्यवाद मुझे वक्त देने के लिए।